हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में इसमें जानेंगे। इसमें इसके खोजकर्ता कौन थे ये भी जानेंगे और किस वर्ष किस अभिलेख की खोज की गई थी ये भी समझेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े आराम से इसको समझना। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बराबरी एवं नागार्जुनी गुफा अभिलेख की क्या की जाती है, खोज की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो हैरिस्टन के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? हैरिस्टन के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो 1785 में की जाती है। ठीक है, 1785 में इसकी खोज की गई। दूसरा है इलाहाबाद स्तंभ लेख। कौन सा स्तंभ लेख? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे वर्ट। कौन थे? इसके खोजकर्ता थे वर्ट। और इनके द्वारा कब खोज की गई? 1834 में इसकी खोज की जाती है। ठीक है, अब देखिए तीसरे की बात करें। तीसरा है भ्राभू। कौन सा? भ्राभू। और भ्राभू की खोजकर्ता कौन थे? इसके थे कैप्टन वर्ट। क्या थे? कैप्टन वर्ट इसके खोजकर्ता थे। और वर्ष 1840 में इसकी क्या की जाती है? खोज की जाती है। ठीक है, 1840 में इसकी खोज की जाती है। अगला जो है चौथा, वो है रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा अभिलेख है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे कार्लाइक। कौन थे इसके खोजकर्ता? इसके खोजकर्ता थे कार्लाइक। और इसकी खोज की गई 1872 में। ठीक है, किसकी? रामपुरवा अभिलेख की खोज की जाती है 1872 में। रूपनाथ लेख, इसके खोजकर्ता कौन थे? कर्नल एलिस थे। इसकी खोज कब की गई? 1872 में। इन दोनों की खोज की जाती है। इन दोनों की तिथियां समान हैं, तो याद करना है 1872 में दो की खोज की गई थी, एक रामपुरवा और एक रूपनाथ लेख। अब देखिए अगला, मैसूर के 3 लेख कब खोजे जाते हैं? 1891 में खोजे जाते हैं। किसके द्वारा खोजे गए थे? तो राइस के द्वारा इनकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? राइस के द्वारा। अब देखिए निगलेमा स्तंभ लेख। कौन सा? निगलेमा स्तंभ लेख। इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? फ्यूरर के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1895 में। ठीक है, समझ में आई बात? कब की गई? 1895 में निगलेमा स्तंभ लेख की खोज फ्यूरर के द्वारा की गई, 1895 में की जाती है। और रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ लेख, कौन सा? रुम्मनदेही स्तंभ लेख। इसकी भी जो खोज है वो फ्यूरर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1896 में की गई थी। तो निगलेमा स्तंभ लेख और रुम्मनदेही अभिलेख, इन दोनों के खोजकर्ता एक ही हैं। एक की 1895 में खोज हुई और एक की 1896 में खोज हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या देखिए यहाँ पे देखिए 9, 10, 11। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ लेख की खोज किसके द्वारा की जाती है? सारनाथ की खोज की गई थी आर.एन. स्टैन के द्वारा 1905 में। कब की गई? 1905 में इसकी खोज की जाती है। मास की अभिलेख की खोज वीडेन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1915 में इसकी खोज की गई थी। 11वां जो है और अंतिम जो है येरगुड़ी लेख, जिसकी खोज अणु घोष के द्वारा की गई। कब की जाती है? 1916-17 में इसकी खोज की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा ग्राफ जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसका देखो रिवाइज करते हैं। पहला है बराबरी एवं नागार्जुनी गुहा, जिसकी खोज हैरिस्टन द्वारा की गई। दूसरा है इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसकी खोज वर्ट के द्वारा की गई। तीसरा है भ्राभू, जिसकी कैप्टन वर्ट के द्वारा 1840 में की जाती है। रामपुरवा कार्लाइल, जिसकी 1872 में की जाती है। सारनाथ लेख, जिसकी कर्नल एलिस के द्वारा 1872 में की गई। मैसूर लेख राइस के द्वारा, जिसकी 1891 में की जाती है। निगलेमा स्तंभ लेख, जिसकी फ्यूरर के द्वारा 1895 में की जाती है। रुम्मनदेही अभिलेख, जिसकी फ्यूरर के द्वारा 1896 में की जाती है। सारनाथ, जिसकी आर.एन. स्टैन द्वारा 1905 में की जाती है। मास की, जिसकी वीडेन के द्वारा 1915 में की गई। और लास्ट येरगुड़ी लेख, जिसकी अणुघोष के द्वारा 1916-17 में की जाती है। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों के। इसमें आपको तथ्य याद करने और राइटरों के नाम याद करने हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए इसको अब आगे बात करते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक के हमने अभिलेखों के बारे में चर्चा कर ली। अब देखिए थोड़ा उसके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें उसकी पत्नियों के बारे में बातें करेंगे, जिसमें उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अशोक, ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि अशोक किसकी संतान था? तो अशोक जो है वो सुभद्रांगी की प्रशासक बेटा था। इसकी माता का नाम क्या था? ठीक है, तो माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और इनकी अगर हम पत्नियों के बारे में बात करें तो इनकी पत्नियों के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी पत्नियों में सबसे पहले किसका नाम आता है? देवी या महादेवी का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? देवी या महादेवी का नाम आता है। ठीक है, यह क्या क्यों नाम आता है? क्योंकि ये पहली पत्नी थी और ये कहाँ से थी? विदिशा से थी। कहाँ से थी? विदिशा से थी। याद रखना है तो लिख लो इसको, देवी इनकी पहली पत्नी का नाम था जो विदिशा से थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए विदिशा से कौन थे? तो 2014 में जिनको कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल दिया गया था, आपको याद हो तो, शांति बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रेरता थे उनको नोबेल मिला था और वो विदिशा से थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देवी जो इनकी पहली पत्नी थी वो कहाँ से थी? वो विदिशा से थी। ठीक है, इसके अलावा कारूबाकी, क्या नाम था? कारूबाकी। तो कारूबाकी भी क्या थी? इनकी पत्नी थी। इसके अलावा तिष्यरक्षिता, किसका नाम ले रहा हूं मैं? तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षिता इनकी पत्नी का क्या था? नाम था। तो आप लोगों को इनकी जो महत्वपूर्ण पत्नियां थी उनके बारे में जो जानकारी है उसका आपको अनुमान लग गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था रहती है वो किस प्रकार की रहती है, प्रारंभिक जीवन इनका किस प्रकार का रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बिंदुसार की मृत्यु 273 में हो गई थी। ठीक है, और 269 में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था? 269 में लिखा दिया मैं, इनका राज्याभिषेक हुआ। अब आप लोग सोचोगे कि साहब पिताजी की मृत्यु तो 273 ईसा पूर्व में हुई थी, तो फिर 4 बरस तक क्या हुआ? फिर 4 बरस तक कोई शासक क्यों नहीं रहा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 4 बरस तक उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो चला था। क्या चला था? 4 बरस तक उत्तराधिकार का युद्ध चला। उत्तराधिकार का युद्ध चला था। अब उत्तराधिकार का युद्ध मतलब होता है भाइयों के बीच में युद्ध चला था। और ऐसा बताते हैं कि अशोक ने अपने जो 100 भाई थे उनकी हत्या कर दी थी। किसमें? इस उत्तराधिकार के युद्ध में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? इसने क्या कहा कि इसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 100 भाइयों की क्या कर दी थी? हत्या। ये कुछ इतिहासकारों का मत है, सभी का नहीं है। तारानाथ वो कहते हैं कि इसने केवल 6 भाइयों की हत्या की थी। इसके अलावा ये बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा
महिलाओं की 500 से ज़्यादा महिलाओं की हत्या कर दी। ठीक है, कितनी? 500 से ज़्यादा महिलाओं की इनके द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मिटाते हैं इसको, फिर आगे की जानकारी है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कलिंग युद्ध के बारे में। किसके युद्ध के बारे में? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। कई जगह इसकी जानकारी जो है वो 262 ईसा पूर्व मिलती है, जैसे कि विकिपीडिया पर, आप गूगल पर सर्च करोगे तो विकिपीडिया इसका 262 में उल्लेख बताती है। ठीक है, लेकिन आपको 261 जो है वो क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब कलिंग युद्ध के बारे में जब हमने बात की है तो आप लोगों को ये मानना होगा कि कलिंग युद्ध जो है वो सबसे भयानक युद्धों में शामिल है, और इसका जो उल्लेख है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, और इसमें 1 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे। कितने? 1 लाख लोग मारे गए, और लगभग 1,50,000 लोग घायल एवं बंदी बना लिए गए। बंदी बना लिए गए। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो 1 लाख लोग मारे गए, और 1,50,000 लोग जो हैं वो उनको क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, अब जब इस दृश्य को इन्होंने देखा तो इस दृश्य को देखकर इनका जो मन है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है, और ये इस युद्ध के बाद किस रास्ते पर चलने लग जाते हैं? अहिंसा के रास्ते पर। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद देखा कि मैंने कलिंग को तो जीत लिया, लेकिन इतने लाखों लोग मारे गए हैं। ये युद्ध के मैदान में देख रहा था उनको, कोई घायल अवस्था में चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखकर ये सोचते हैं कि मैंने साम्राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ना जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी। ठीक है, कितने परिवारों को समाप्त कर दिया। तो ये अशोक का कलिंग युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध युद्धों में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आप देखिए, आप लोगों को देखना है कि अशोक इसके बाद क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। सम्राट अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जो बाद में मोगली पुत्तिष्य के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्या स्वीकार कर लेता है?
तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। बात समझ में आई? तो अशोक के द्वारा ब्राह्मण धर्म को छोड़कर, आप कहोगे ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणों के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसको ब्राह्मण धर्म भी बोल सकते हो आप लोग। तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था जो बाद में मोगली-पुत्त के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, किसके प्रभाव के कारण? मोगली-पुत्त के प्रभाव के कारण, और फिर बाद में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? किसका पालन करने लगता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगता है। ठीक है, तो अशोक एक ही साथ भिक्षु एवं सम्राट दोनों था। ठीक है, लिखना है आपको, अशोक एक ही साथ भिक्षु और सम्राट दोनों था। ठीक है, वो भिक्षु भी था और सम्राट भी था। ये बात तो समझ में आई? चलिए आप देखिए, ब्रावो अभिलेख में एक जानकारी मिलती है, जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है सही कहा है। ठीक है, ये जानकारी कहाँ मिलती है? ब्रावो अभिलेख में मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्रावो अभिलेख में मिलती है। क्या मिलती है? कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है सही कहा है। क्या कहा है? जो भगवान बुद्ध ने कहा है सही कहा है। ठीक है, ये याद रखना है। इसका उल्लेख कहाँ है? ब्रावो अभिलेख में है। आप देखिए, अब क्या देखें, अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि अशोक का धम्म का सिद्धांत किस प्रकार था। अशोक के धम्म का सिद्धांत, अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि सर ये धम्म क्या है? तो आपको धम्म को देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग क्या दी हैं, परिभाषा दी हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि धर्म को प्राकृतिक भाषा में क्या बोला गया? धम्म बोला गया। कई लोगों ने इसे राजधर्म की क्या दी? संज्ञा दी। ठीक है, किसको? धर्म को प्राकृतिक में क्या बोला जाता है? भाषा में। ठीक है, धम्म कहा जाता है। और जो धर्म शब्द है वो किसका है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा? धर्म शब्द। और ये धम्म शब्द किस भाषा का है? तो ये धम्म शब्द प्राकृतिक भाषा का है। समझ में आई बात आप लोगों को? इसके अलावा फ्लीट ने कहा है, किसने? फ्लीट। फ्लीट ने क्या कहा है? फ्लीट ने कहा है कि अशोक का धम्म राजधर्म था। क्या था? अशोक का धम्म राजधर्म था। ये बात किसके द्वारा बोली गई? तो ये जो बात है वो किसके द्वारा बोली जाती है? फ्लीट के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, अशोक ने धम्म में 4 सत्य और अष्टांगिक जो बात है वो ऐसी कुछ नहीं बोला है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं वही वापस से धर्म में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म का
और धम्म का अंतर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये दोनों अलग थे। जैसे बौद्ध ने एक बात कही कि राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं है, राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं है। समझना किसके बारे में बात बोली गई है? राजनीतिक हिंसा के बारे में बात बोली गई है। वही किसके द्वारा बोला गया है? अशोक के द्वारा क्या कहा गया? यानी कि धम्म में क्या बात लिखी है? धम्म में ये बात लिखी है, राजनीतिक हिंसा। समझना, बात को ध्यान से समझना है कि राजनीतिक हिंसा क्या है? धर्म विरुद्ध है। धर्म विरुद्ध है। तो यहां पे तुमको साफ साफ अंतर दिख रहा है कि बौद्ध ने यह कहा है कि राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं है, और धम्म में अशोक ने क्या कहा है? अशोक ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है। तो आपको सीधा पता चलता है दोनों में क्या अंतर था। अशोक यहाँ पर राजनीतिक हिंसा को भी धर्म के विरुद्ध मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब देखिए, हम कुछ प्रचारकों के बारे में बात करते हैं जिनके द्वारा धम्म का क्या किया गया था? प्रचार किया गया था। धम्म के प्रचारक, धम्म के प्रचारक कि धम्म का प्रचारक किस किस के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अंतियोग, पहला नाम मैं यहां लिख रहा हूं, अंतियोग। अब अंतियोग के द्वारा कहां प्रचार किया गया था? तो सीरिया में प्रचार किया गया था। किसका? धम्म का। ठीक है, नंबर दो पर मैं बात करता हूं तुर्मे की। किसकी बात करता हूं? तुर्मे की बात करता हूं। और तुर्मे ने कहां प्रचार किया था? तो तुर्मे के द्वारा प्रचार किया गया था मिस्र में। अगर मैं अगले की बात करता हूं तो अंतेकिन। किसकी? अंतेकिन। अंतेकिन के द्वारा कहां प्रचार किया गया? तो इसके द्वारा मकदुनिया में प्रचार किया जाता है। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो आता है अलेक्सुंदर। किसका? अलेक्सुंदर। अलेक्सुंदर के द्वारा कहां प्रचार किया गया था? तो अलेक्सुंदर के द्वारा सीरीन में प्रचार किया गया था। तो बात समझ में आई आप लोगों को कि किसके द्वारा कहां पर प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। तो 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में धम्म प्रचार की जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को? और इसकी जो PDF है मैं कहाँ डाल दूँगा? टेलीग्राम पर आप लोगों को डाल दूँगा। आपको टेलीग्राम पर क्या सर्च करना होगा? सचिन सर हिस्ट्री सर्च करना होगा। वहाँ से आपको इसकी क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी। और आप लोग आसानी से एक एक करके सिलेबस वाइज वहाँ से इसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से आपने समझा और वहाँ से आपने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया। ठीक है, तो ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो बाकी का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और शाम को यानी कि शाम 8 बजे मैं सचिन मेवाड़ जो मेरा नाम है उस चैनल यूट्यूब पर मैं लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो मुझसे। लाइव क्लास से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी समस्या रहती है, कुछ भी समझना होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कैसे भी करके मैसेज कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो जो भी आपके मन में होता है। ठीक है,
तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बिल्कुल सही। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।